सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है इस चैनल पर। देखिए, ये हमारा स्थिर वैद्युत का चैप्टर नंबर 2 है, यानी सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, और इसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। यानी इस चैप्टर में आपको दो महत्वपूर्ण शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, या विभव तथा धारिता। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, और ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है, राइट। सबसे पहले हम इस चैप्टर की शुरुआत जो करने वाले हैं, उसके लिए हम कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर A एंड B दो कंटेनर है, और हमने A को पानी से कुछ L1 ऊंचाई तक भर दिया है, और उसी प्रकार B कंटेनर को हमने L2 ऊंचाई तक ही भरा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लेवल में और इसके लेवल में अंतर है। बीच में हमने एक पाइप से इन्हें जोड़ रखा है। हम जैसे इस वॉल को खोलेंगे तो हम क्या देखेंगे कि पानी जो अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पानी अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरफ बढ़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल जो है वो हमारे प्रकृति से संबंधित है। जैसा कि एक झरना है, जो जहाँ से गिर रहा है वो बिंदु A है, और जहाँ गिर रहा है वो बिंदु B है। हमें पता है कि पानी अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई तक गिरता है, उसी प्रकार ये पानी A से B की तरफ गिर रहा है। ठीक है, अगला उदाहरण जो लेते हैं हम वो है, दो अलग अलग वस्तुएं हैं, जिसमें एक जो रेड वाली है उसका तापमान अधिक है और दूसरे वाली का तापमान कम है। तो अब यहाँ जैसा कि ऊपर हमने देखा कि कोई भी चीज़ यानी जैसे पानी है वो अधिक ऊंचाई से कम की तरफ बह रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर अधिक तापमान से कम तापमान की तरफ कोई चीज़ बहेगी, जिसको हम ऊष्मा कहते हैं या ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा भी हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ बहती है। ये कुछ हमारे दैनिक जीवन के उदाहरण थे। उसी प्रकार अगर आपके पास कोई आवेशित वस्तु है और एक अनावेशित वस्तु है, तो जब इन दोनों को रखकर इनके बीच में एक संपर्क कराया जाता है, तो हम क्या देखते हैं कि अधिक आवेश वाली जो वस्तु है उससे कम आवेश वाली, यानी जिसके ऊपर आवेश है ही नहीं, उसकी तरफ आवेश का एक बहाव होता है। तो जैसे कि पिछले उदाहरणों में हमने देखा कि जिधर से पानी बह रहा है उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, और जिधर जा रहा है वहाँ ऊंचाई कम है। उसी प्रकार तापमान में जहाँ से तापमान की वजह से ऊष्मा बह रही है उस वस्तु का तापमान ज़्यादा है, और जहाँ तक जा रही है ऊष्मा वहाँ का तापमान कम है। तो क्या हम यहाँ पर भी उस बात को अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ ऐसा क्या है जिसकी वजह से आवेश इधर से इधर की तरफ जा रहा है? तो मेरा उत्तर होगा कि यहाँ का विभव ज़्यादा है और यहाँ का विभव कम है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा कोई भी आवेश जो होगा वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होता है। अब एक शब्द जो आया है कि विभव है क्या, उसको हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी वहाँ समझा है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखी है कि जो पानी के बहाव की जो दिशा है उसके तल की ऊंचाई पर निर्भर करती है। ऊष्मा प्रवाह की जो दिशा होती है वो ताप पर निर्भर करती है। उसी प्रकार आवेशित चालकों के मध्य जो आवेश का प्रवाह होगा वो विद्युत विभव के द्वारा होगा, या विद्युत विभव पर निर्भर करता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत विभव। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक आवेश है, एक बड़ा सा। अब इस आवेश का एक विद्युत क्षेत्र है जो मैंने नहीं बना रखा, यानी इसके आसपास क्या है, इसका एक विद्युत क्षेत्र है। अब उस विद्युत क्षेत्र में हमने एक बिंदु क्या ले लिया, P ले लिया है। इस विद्युत क्षेत्र में जो हमने बिंदु P लिया है उसकी इस आवेश से जो दूरी है वो कितनी है, R है। अब हम एक बिंदु और लेते हैं जो कहाँ पर है बेटा, अनंत पर। तो अनंत पर एक आवेश रखा हुआ है जिसको हम परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। उस परीक्षण आवेश को हम यहाँ अनंत बिंदु से लाएंगे, कहाँ पर, बिंदु P पर। बिंदु P कहाँ है, इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो याद रखना, इस आवेश Q0 को, जो परीक्षण आवेश है, उसको अगर किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाएंगे तो कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस आवेश है और ये भी प्लस आवेश है, दोनों के बीच में एक प्रतिकर्षण बल होगा, परंतु उसके बावजूद मैं अगर उसको ला रहा हूँ तो कहीं ना कहीं हम उस पर एक कार्य कर रहे हैं। तो लाने में जितना कार्य इस आवेश पर होगा वही उस बिंदु का क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। तो विभव क्या है, विभव किसी आवेश को कहीं से लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो ही उस पर विभव कहलाता है।
इसको और समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अनंत से एकांक आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही उस बिंदु पर क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ये जो विद्युत विभव होता है ये V द्वारा दर्शाया जाता है, कैपिटल V द्वारा, तथा यह एक अदिश राशि होती है। तो विद्युत विभव का जो सूत्र हुआ, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, किसी आवेश को लाने में जो कार्य करना होता है वही तो उसका विद्युत विभव होगा। तो विद्युत विभव बराबर होता है, ऊपर आएगा आवेश को लाने में किया गया कार्य, और किस आवेश को लाया गया है वो उसके डिवाइड में लिखा जाएगा, बटे में लिखा जाएगा। अब आप आवेश को कहाँ से ला रहे हो, अनंत से, तो जो उस पर जो कार्य हो रहा है उसको आप कैसे लिखोगे, अनंत से कहाँ ला रहे हो, P पर ला रहे हो, और किसको ला रहे हो उसको नीचे लिख दो, तो हमने इसको लाया है। तो इस हिसाब से ये सूत्र बन गया Vp बराबर W/Q। यानी इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि प्रति एकांक आवेश में किया गया जो कार्य होगा वो उस बिंदु पर विभव कहलाएगा। विभव एक अदिश राशि है और इसका मात्रक हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक है मात्रक तथा विमा। तो हम पहले एसआई पद्धति में अगर बात करें तो जो हमारा सूत्र है वो W/Q है। उस हिसाब से जो W यानी कि कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, और आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलम। उस हिसाब से ऊपर जूल नीचे कूलम, तो जूल पर कूलम यानी जूल प्रति कूलम जो होगा उसे हम इसका एसआई पद्धति में मात्रक कहेंगे। परंतु इसको बहुत अच्छे से और लिख सकते हैं कि एक यूनिट और होता है इसका जो कि वोल्ट होता है। जनरली हमारे घर में भी हम यूज़ करते हैं कि हमारे घर इतने वोल्ट का सप्लाई आ रहा है, इतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, या इतने वोल्ट का विभव अंतर है। तो एक वोल्ट होता कितना है, एक जूल बटे एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है, एक वोल्ट होता है। तो यानी एक वोल्ट को बहुत हम अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी एक कूलम आवेश को लाने में एक जूल का कार्य हो रहा है तो समझ लीजिए उस बिंदु पर एक वोल्ट का विभव होगा। तो एक वोल्ट बराबर एक जूल प्रति एक कूलम होता है। इसका एसआई मात्रक इस प्रकार से भी होता है। आप इसको ये जो V बराबर W है, इस W को बल गुणा विस्थापन लिखकर ये भी एक मात्रक आप बना सकते हो। और साइड में यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, उसका विमा लिख दिया है mL2T-3 A⁻⁻1। एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में एक कूलम आवेश को लाने में अगर एक जूल का कार्य हो रहा है तो उस बिंदु पर विभव कितना होगा, एक वोल्ट का हो जाएगा। उसी प्रकार सीजीएस पद्धति में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा जो जूल होता है, जो कार्य के लिए मात्रक होता है एसआई में, सीजीएस में वो अर्ग हो जाता है। यानी सीजीएस में कार्य का जो मात्रक होता है वो अर्ग होता है और ऊर्जा का भी अर्ग होता है। नीचे कूलम जो लिखा गया था, परंतु यहाँ सीजीएस पद्धति है तो यहाँ स्थैत कूलम लिखा जाएगा और इसको हम स्थैत वोल्ट बोल देंगे। जैसे वहाँ 1 वोल्ट हो रहा था, यहाँ स्थैत वोल्ट हो जाएगा। इसको और आगे कैसे लिख सकते हैं, 1 स्थैत वोल्ट कूलम जो होता है उसको हम 1 एब कूलम भी लिख सकते हैं। तो आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। और 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्थैत वोल्ट होता है, जिसको 10⁸ एब वोल्ट के नाम से भी हम जानते हैं। 1 स्थैत वोल्ट बराबर यहीं से आप निकाल सकते हैं। तो ये 300 को इधर गुणा में पहुंचाएंगे तो 300 गुणा 10⁸ एब वोल्ट हो जाएगा। और ये चूंकि सीजीएस पद्धति में प्रकाश की चाल होती है इसलिए मैंने इसको C लिख दिया, एब वोल्ट वैसा का वैसा। तो 1 स्थैत वोल्ट बराबर C एब वोल्ट भी होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि विद्युत विभव को किसी एक बिंदु पर परिभाषित नहीं किया जा सकता। इस बात को बहुत गहराई से समझिए कि विभव जो होता है किसी एक बिंदु के लिए नहीं होता है, उसके लिए 2 बिंदु लेने होते हैं। अतः उसके लिए 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो हम एक बिंदु को अनंत पर मान लेते हैं। देख लीजिए, यहीं से क्लियर कर दिया कि हमेशा आपका एक बिंदु कहाँ माना जाएगा, अनंत पे माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि वहाँ सब कुछ शून्य होता है। सारी चीज़ों को आप शून्य मान सकते हो। और जैसे गिनती की शुरुआत शून्य से ही होती है, उसी प्रकार हम एक बिंदु शून्य को मान लेंगे। जैसे आप 0 से 100 तक गए होंगे ना, तो 100 आपका आखिरी बिंदु हो गया और कहाँ से शुरू किया था, तो 0 से किया था, तो 2 बिंदु हो जाते हैं। तो विभव भी जो अनंत पे कितना होता है, शून्य होता है। और विद्युत क्षेत्र भी अनंत पे कितना होता है, शून्य होता है।
याद रखिएगा। तो आगे हम इस टॉपिक को और एक्सटेंड करते हैं और एक नया शब्द यूज करेंगे, विद्युत विभव के साथ साथ अंतर आ जाएगा, यानी विभवांतर हो जाएगा। इंग्लिश में से हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब डिफरेंस या अंतर हमेशा दो बिंदुओं के बीच निकाला जाता है, इसलिए यहाँ दो बिंदु का उपयोग किया जाएगा। तो पहला बिंदु अनंत है और दूसरा बिंदु P है। तो यदि किसी आवेश को आप अनंत से एक दूसरे बिंदु पर लाओगे, जितना कार्य करना होगा वो ही इस बिंदु पर क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। तो आवेश Q नॉट को हम अनंत से बिंदु P तक लाने में कितना कार्य करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अब दो बिंदु हो गए तो यहाँ पर अंतर आ जाएगा, किसमें, विभव में अंतर, तो विभवांतर। तो यहाँ का हम विभव मान लेते V अनंत और यहाँ का विभव मान लेते VP। तो इन दोनों बिंदुओं के विभव में अंतर है, इसलिए देखो अंतर को डेल्टा द्वारा लिखा जाता है और V यानी विभव है, तो विभव में अंतर, इसलिए विभवांतर। और बराबर इसको आप V समझिए, U नहीं है, तो V यानी अनंत, ये अंतिम वाला विभव माइनस प्रारंभिक वाला विभव। हमेशा हम कैसे निकालते हैं अंतर, हमेशा फाइनल वाला। भाई अब 0 से कहाँ गए, 100 तक, तो 100 माइनस 0 हो जाएगा, यही तो आपका अंतर कहलाएगा 100, राइट। तो ये फाइनल और ये प्रारंभिक यानी इनिशियल। तो जो कार्य हो रहा है वो भी तो कहाँ से हो रहा है, इनिशियल से फाइनल। भाई आप यहाँ से शुरू किए हो तो यहाँ गए हो फाइनल। तो कार्य जो हो रहा है वो कार्य जो हो रहा है वो इनिशियल से कहाँ तक हो रहा है, फाइनल तक। किसको लाने में, इस आवेश को लाने में। इसको आप कैसे लिख सकते हो, फाइनल कहाँ है, P पर, तो VP माइनस V अनंत बराबर कितना हो जाए, कार्य कहाँ से, अनंत से P तक, बटे में किसको लाने में, Q नॉट को लाने में। इसको आगे और लिखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ याद रखना ये है, थोड़ा सा नीचे यहाँ पर देखना है आपको, ये जिस हिसाब से, परंतु आपको पता है कि अनंत पे कितना होता है, सब कुछ शून्य, तो अनंत का V कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ जो V आया बिंदु P पर, वो कार्य आया अनंत से P तक, और किसको लाने में किया उसको लिख देना। तो ये हमारा एक फॉर्मूला जो आता है वो दो बिंदुओं को मान कर आता है, एक बिंदु नहीं चलेगा। यहाँ पर ये जो आपने लिखा है, ये जो सूत्र बनाया है, ये दो बिंदुओं के बाद ही आया है। यहाँ पर एक अच्छी बात लिखी हुई है कि आवेश को लाते समय उसकी गति अथवा गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो उसमें त्वरण आ जाएगा, और त्वरण लाना नहीं है। यानी जब भी किसी आवेश को अनंत से बिंदु P पर लाया जाएगा, बिल्कुल शांति से लाना है उसको। अब शांति से कैसे लाया जाएगा, क्योंकि यहाँ तो एक आवेश रखा हुआ है, ये आवेश तो उसको इस तरफ धक्का लगा रहा है, यानी विद्युत बल की दिशा इस तरफ है, लेकिन आप ला रहे हो तो आप अपना बल इधर लगाओगे। तो दो बल हो गए यहाँ पर, एक विद्युत बल और एक आपके द्वारा लगाया गया बल। ये जब दोनों होंगे लगभग परिमाण में तो ही वो शांति से आ सकता है, नहीं तो अगर इनमें से कोई भी एक बल अगर बढ़ गया तो उसमें त्वरण आना शुरू हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा ये लेक्चर, है ना। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए, इसके बाद हम आगे की कहानी समझेंगे, आगे के टॉपिक और समझेंगे। और इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों में, और अच्छे से इस टॉपिक का बेसिक बना लीजिए। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जो कि लेक्चर नंबर 2 रहेगा, और आपको वीडियो समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।